गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक आप सबको और जागो लाहौर में खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और माह रमजान की रहमतों और बरकतों से खूब मुस्तफीद भी हो रहे होंगे। जुम्मे के दिन के वैसे ही बहुत ज्यादा फजीलत बयान की गई है और रमजान मुबारक में तो इस दिन की फजीलत और भी बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इस दिन अल्लाह ताला की जितनी हो सके खुशनुदी हासिल करें और ख़ास तौर पर ये दुआ लाजमी मांगे कि अल्लाह ताला इस मुश्किल की घड़ी को हमारे सर से टाल दे और हमें मुहलिक कोरोना वबा से छुटकारा दे दे। ये महीना आता है तो अपने साथ एक खुशगवार एहसास भी लेकर आता है। सहर और अफ्तार के औकात में एक खास माहौल बन जाता है सबके घर पे। सहर और इफ्तार के दस्तरखान सजाए जाते हैं, खास तौर पर उनका एहतमाम किया जाता है। हर किसी की अपनी पसंद होती है कि वो क्या खाएगा क्या पिएगा और सबकी अपनी फरमाइशें होती हैं। इस हवाले से एक सर्वे रिपोर्ट में भी सामने आई है जिसमें पूछा गया था कि पाकिस्तानी सहर और इफ्तार में क्या खाना पसंद करते हैं। तो जनाब, पाकिस्तानियों की अक्सरियत को इफ्तारी में फ्रूट चाट और पकोड़े पसंद है, जबकि 55% पाकिस्तानी इफ्तार में फ्रूट चाट, 52% पकोड़े, 24% समोसे और 15% पाकिस्तानी दही बड़े खाने के शौकीन है। और प्याज बुझाने के लिए शरबत से सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सहर इफ्तार में किन चीजों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और किन का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ायात हैं अनम मंजूर है। अनम, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अनम, सबसे पहले तो आपको भी रमजान मुबारक। खैर मुबारक। और कैसे गुजरे आपके रमजान? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजरे। तो हमने जैसे मैंने भी बताया भी अपने नाजरीन को एक सर्वे रिपोर्ट आई जिसमें 55% बताया गया है कि लोग जो है वो फ्रूट चाट खा रहे हैं, 52% पकोड़े खाने के शौकीन जो है हमारे यहाँ पर हैं। तो एक शय सेहत बख्श देख रहे हैं हम लोग फ्रूट चाट और एक मुजरे सेहत, ये किस तरह का कॉम्बिनेशन है? हमारी सेहत किस तरफ जा रही है? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, हम लोगों ने ना कुछ ऐसे पर्टिकुलर फूड्स हैं जिनको एसोसिएट कर लिए रमजान से, जैसे पकौड़े, समोसे। हम ऐसी चीजें डेली बेसिस पे नहीं खाते, लेकिन रमजान में ये हमारे दस्तरखान की रोजाना की बुनियाद पे जीनत बनते हैं। तो अब इसमें इस तरह है कि जो चीज़ फ्रूट चाट में बहुत हमारे पास हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन फ्रूट चाट हर बंदे के लिए डिफरेंट है। अगर कोई डिजीज पर्सन है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई शुगर का मरीज है, उसके लिए जो फ्रूट चाट होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है। अगर कोई नॉर्मल पर्सन है वो उसके लिए डिफरेंट है। हम लोग क्या करते हैं, हम सारे फ्रूट्स को काटने के बाद जो हेल्दी एक ऑप्शन होता है उसको हम अनहेल्दी कैसे बनाते हैं, या तो हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शुगर सिरप्स वगैरह ऐड कर लेते हैं, उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा कोई मीठी मशरूबात या जूस वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं। एग्जैक्टली। तो उस तरह अगर हम करते हैं तो वो अनहेल्दी बन जाएगा। उसमें खाएंगे तो वजन बढ़ाएगा या मजीद किसी न किसी बीमारी की तरफ लेके जाएगा। और फ्रूट चाट में फिर मसाले भी डाल देते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं उसको खट्टा मीठा करने के लिए। अगर हम फ्रूट्स के साथ नमक का इस्तेमाल, कच्चे नमक का इस्तेमाल ज्यादा कर देते हैं तो वो हमारे लिए फिर ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। अच्छा। अगर हम उस टाइम पे सडन नमक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे गुर्दों पर भी असर कर सकता है। इसी तरह से अगर हम शुगर के मरीजों की बात करते हैं तो बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको हम साथ कंबाइन करके उनको नहीं दे सकते हैं। अगर मैं खरबूजा, केला, खजूर और तरबूज इनकी बात करूं तो हम वो उनके लिए जो फ्रूट चाट बनाएंगे उसमें ये सब चीजें रोजाना की बुनियाद पे नहीं डलेंगी। ठीक है। मतलब एक जो अच्छा हमें ग़िज़ायत भरा एक पैकेज मिल रहा है फ्रूट चाट के अंदर कि आप खाली फ्रूट्स को काट के खा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो हम एक्स्ट्रा चीजें डाल रहे हैं वो हमारी ही सेहत के लिए मुजरे सेहत जो है वो साबित हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ अनम, हमने देखा है कि जी दस्तरखान पे तली हुई चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, पकोड़े, समोसे, इस तरह की और भी काफी आइटम्स होती हैं फ्राइड। तो ये हमारे कितने सेहतमंद, सेहत के लिए कितने जो है मुजरे सेहत है और इसमें कितनी कैलोरीज होती है? बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि देखिए क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। तो इसमें समोसे, पकौड़े, इनमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है कुकिंग मेथड। जहां हम इसको डीप फ्राई करते हैं, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि इसको शैलो फ्राई कर लें, डीप फ्राई ना करें, शैलो फ्राई पे लेकर आए। दूसरा, उसमें जितना ज़्यादा फैट कंटेंट ज़्यादा होगा, यानी कि किस टाइप का आपने घी या ऑयल इस्तेमाल किया, अगर तो घी इस्तेमाल करें तो वो तो इंतहाई दिल के अमराज के लिए बहुत जो है मुझे सेहत होता है। इस तरह से जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत नुकसानदेह है। कोशिश करें कि उसको वेजिटेबल ऑयल में की बजाय उसको प्लांट बेस्ड ऑयल में फ्राई करें, जैसे कैनोला ऑयल, सरसों के तेल में आप अपना समोसे पकौड़ों को फ्राई करें और उसको एक मिकदार को कंट्रोल रखते हुए खाएं। 2 से 3 पकौड़े खा सकते हैं। मिकदार को कैसे कंट्रोल रख सकते हैं? आपने पूरे रमजान 30 के 30 रमजान आप लोगों ने समोसे पकौड़े खाने हैं और उसमें एक बंदे ने 5-5, 6-6 तो खाने ही हैं।
क्योंकि उस टाइम आपका पेट खाली होता है, आप फास्टिंग मोड में होते हो और फिर आपके सामने जो भी होता है ना, फिर आप मिकदार नहीं देखते। देखिए हमारा जो अफ्तारी का टाइम होता है ना, हम जब रोजा खोलते हैं, रोजा खोलने से मगरिब की नमाज तक हम लोग होता है कि मैक्सिमम हम जितना खा सकते हैं खा लें, क्योंकि इसके बाद शायद मिलना या नहीं मिलना हमें पता नहीं है। तो वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। एकदम से जब हम खाते हैं, हम लोग तकरीबन हमारा 13-14 घंटे का रोजा है, बिल्कुल इतने लंबे फास्ट के बाद जब हम कोई भी चीज अपने ओवरबर्डन करेंगे ना, स्टमक को एकदम से ओवरफिल कर देंगे, तो वो एसिडिटी कॉज करेगा, वो ब्लोटिंग की तरफ लेके जाएगा, गैस वगैरह का इशू हो सकता है, बहुत से लोगों को बहुत से और मसाइल हो सकते हैं, मैदे के बहुत से मसाइल हो सकते हैं। फिर ठंडा गर्म हम हर तरह की चीज एक साथ ले जाते हैं। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा थोड़ा करके खाएं, एकदम से अपने स्टमक को फिल मत करें। दूसरा, हम पकौड़े समोसों के साथ जो एक और चीज करते हैं, वो हम करते हैं कार्बोनेटेड बेवरेजेस का या शुगरी बेवरेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। दूध रोजा खोलते के फौरन साथ ही जो हम लोग पी लेते हैं। एग्जैक्टली जो मीठे में जितने भी मशरूबात हैं, इनका इस्तेमाल रमजान में बढ़ जाता है। इसके साथ साथ दूध सोडा या गैस वाली जितने ये जो कार्बोनेटेड बेवरेज हैं, इसका इस्तेमाल होता है। तो ये जो है, ये मजीद आपके फास्टिंग के बाद जब हम इसको पीते हैं, तो ये मजीद तेजाबियत या मजीद एसिडिटी की तरफ लेके जाता है। अच्छा, तो इसका इस्तेमाल ना करें। तो इसका मतलब है कि हम जो सिर्फ खजूर और फल खा के या पानी पी के भी बेहतर रोजा खोल सकते हैं। एग्जैक्टली फ्रूट के साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि आप खजूर खाएं और उसके साथ फ्रूट पंच या लेमनेड बना लें। ठीक है, फ्रूट्स ऐड करें, उसमें लेमन और मिंट ऐड करके अब उसका एक लेमनेड या फ्रूट पंच बना लें, उसके साथ रोजा इफ्तार कर सकते हैं। ठंडे दूध के साथ उसमें चिया सीड्स या तुखमलंगे ऐड करके वो आप पी सकते हैं, लेकिन कार्बोनेटेड बेवरेजेस ना इस्तेमाल करें, वो ना ही इस्तेमाल करें। और फौरन बाद जो आप लोग करते हो ना, उसके इफ्तार के फौरन बाद वो ना करें, थोड़ी देर बाद कर लें, बेशक घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, लेकिन फौरन उसके बाद जो है ना, वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। और अनम, हम देखते हैं कि पहले जो है ना, बहुत से लोग जो डाइट कॉन्शियस होते हैं, वो डाइट चार्ट वगैरह बनवाते हैं कि हम लोगों ने अपना जो है ना वेट मेंटेन करना है, लेकिन जिस तरह ही रोजे आते हैं, रमजान स्टार्ट होता है, वो डाइट चार्ट जो है ना, वो गायब हो जाता है। वो चाहे डाइटिंग वाला बंदा हो, चाहे दूसरा बंदा हो। तो उसमें आप लोगों ने सहरी में पराठे भी खाने हैं, फिर आप लोगों ने इफ्तारी में समोसे, पकोड़े, ये सारी चीजें भी खानी है। तो कितनी मैक्सिमम हमें जो कैलोरीज चाहिए होती हैं? अच्छा, कैलोरीज जो है ना, वो हर इंडिविजुअल के हिसाब से, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, उसके फिजिकल एक्टिविटी, उसकी रूटीन को देखते हुए हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर मैं एवरेज एक पर्सन में बात करती हूँ, तो हमें 1400 to 1500 कैलोरीज अ डे फिर भी रिक्वायर्ड होती हैं। अच्छा, अब इसको हमने मैनेज किस तरह से करना होता है? अब सहरी में जैसे आपने बात की कि पराठों का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, तो सादी रोटी खाएं, या फिर आपने अगर पराठा खाना है तो उसको फिर सादी रोटी बना के उसके ऊपर 2 खाने के चम्मच देसी घी या ऑलिव ऑयल डाल के वो आप खा सकते हैं। ओके। इसके साथ साथ जितने भी हमारे पास ऑयली फूड्स आ जाते हैं, भुने हुए खाने जैसे कि कढ़ाई वगैरह, जिसमें तेल की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, कोशिश करें कि उनका इस्तेमाल सहरी में ना करें। एक तो उससे प्यास भी लगेगी, दूसरा वो वजन बढ़ाने की तरफ भी लेके जाते हैं। शोरबे वाले और सब्जी या गोश्त, इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ कोई ना कोई सालन का इस्तेमाल करें। उसके साथ दही या लस्सी, नमकीन लस्सी यानी कि दूध, पानी और दही के साथ लस्सी बना के वो भी इस्तेमाल करें, तो वो बहुत अच्छी रहती है। हाँ। एक और यहाँ पे बात करते चलूं, अक्सर वो लोग जिनका सहरी यानी कि रोजे के फास्टिंग आवर्स में जिनकी शुगर लेवल ड्रॉप कर जाती है, या उनकी एनर्जी इतनी ड्रॉप हो जाती है कि वो 2-3 बजे के बाद या असर के बाद उनसे उठा नहीं जाती है, वो कुछ और नहीं कर सकते। उनके लिए बेहतरीन ये है कि अगर तो उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है, तो वो नमकीन लस्सी यानी कि दही, दूध और उसमें योगर्ट के साथ 2 चुटके नमक डाल के, सिर्फ 2 चुटके नमक, ओके, एक गिलास लस्सी ले सकते हैं। दूसरा, रोजा बंद होने से पहले अगर वो 2 खजूरें खा ले, अगर वो शुगर का मरीज नहीं है, अगर वो डायबिटिक पेशेंट नहीं है, तो वो 2 खजूरें खा ले, तो वो उसको पूरा दिन उसका जो एनर्जी लेवल है वो ड्रॉप नहीं करता, वो ड्रॉप नहीं करेगा। और ये शुगर वालों के लिए भी है और ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी नहीं। शुगर के पेशेंट जो है वो 1 खजूर खा सकते हैं, ज्यादा नहीं खा सकते, और वो नमकीन लस्सी पी सकते हैं। हाँ, नमकीन लस्सी, लेकिन 1 से 2 चुटके नमक, इससे ज्यादा नहीं। और शुगर के जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, वो भी इसी तरह से लेंगे, वो भी ज्यादा मिकदार में कच्चा नमक नहीं लेंगे। ठीक है, कच्चा नमक नहीं लेंगे। और ये जो डाइट प्लान जिस तरह मैं बता भी रही थी, ये कितना जरूरी होता है हमारे रमजान की रूटीन के लिए? रमजान के लिए हमारा प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो रमजान, बहुत वो लोग जो वेट वॉचर्स हैं, जो वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि हम इसमें वेट को अच्छी तरह मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि इसमें वजन कम करना ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू अदर डेज। इसमें हमने सहर और अफ्तार को अगर हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन है ना, रमजान में ही बहुत से लोगों का वजन बढ़ जाता है, क्योंकि देखें, जब हम लोग बहुत लंबे टाइम के लिए फास्ट करते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। जब हम अफ्तार करते हैं ना, तो जैसे हमने पहले बात की, लोग एकदम से अपने स्टमक को फिल कर लेते हैं,
मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो उसकी वजह से वो जो इतना ज्यादा खाना स्टमक में जाता है तो वो स्टोर हो जाता है, वो मेटाबोलाइज नहीं होता, तो वेट गेन की तरफ जाता है। हाँ। हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि आप खजूर और कोई किसी भी ड्रिंक के साथ रोजा इफ्तार करें, उसके बाद आप नमाज पढ़ें। मगरिब की नमाज के बाद जो आपने अपना दस्तरखान सजाया हुआ है उसमें से हर चीज का, लाइक अगर फ्रूट चाट है तो उसका एक फ्रूट्स का एक अपनी प्लेट बना लें, उसमें फ्रूट्स का पोर्शन भी डालें, उसमें फ्राइड जो प्रोडक्ट्स हैं, आपने जो भी आइटम्स बनाएंगे उसकी भी 1-2 सर्विंग्स लें, ठीक है, और दही भले हैं वो भी, हर चीज़ को पूरा प्लेट बना के फिर आप पोर्शन कंट्रोल करके अगर आप खाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता खाते हैं तो वजन आपका नहीं बढ़ता। ये एक अच्छी चीज़ है कि पोर्शन आपने अपना जो है ना साइज उसका ध्यान रखना है कि आप कितनी मिकदार में खा रहे हैं और थोड़ी देर बाद खा लें। और मेरे ख्याल से क्या हमें अनम खाना जिस तरह बहुत से लोग खाते हैं साथ ही खाना भी खा लेते हैं इफ्तारी के टाइम, खाना भी उसी टाइम खा लेना चाहिए या थोड़ी देर बाद वेट करके खाना चाहिए? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक हम कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इफ्तार में खजूर या पानी से रोज़ा खोलते हैं और उसके बाद वो खाना खाते हैं, जैसे रोटी चावल सालन जो भी उन्होंने बनाया। अगर तो इस पैटर्न पे चल रहे हैं तो फिर हम रोटी सालन खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं फौरन रोज़ा खोलने के बाद। लेकिन अगर आपने इफ्तारी का बहुत अच्छा एहतमाम किया हुआ है, आपकी दस्तरखान पे 4-5 डिशेस भी हैं और आपके पास ड्रिंक्स भी हैं और खजूर, इन सब के बाद आपने अगर खाना खाना है तो फिर आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ठहर के रात को इशा की नमाज के बाद खाना खाएं, फिर फौरन उसके साथ ना खाएं। फिर बहुत ज्यादा कार्ब्स, बहुत ज्यादा फ्राइड चीजें लेंगे तो वो बहुत ज्यादा वेट गेन की तरफ लेके जाएगा, एसिडिटी फ्लैचुलेंस की तरफ लेके जाता है। और बहुत से लोग जो है वो इफ्तारी के बाद चाय का भी इस्तेमाल करते हैं कि उनको तलब हो रही होती है कि अब चाय मिल जाए, सुबह से हम लोगों ने नहीं पी। वो किस मतलब हमारे लिए सेहत के लिए मुज़र सेहत है या नहीं? नहीं, चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका कोई इशू नहीं है। उसमें चीनी की मिकदार को कंट्रोल करके उसको आप 1 कप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर प्रॉब्लम होती है। फौरन बाद ना इस्तेमाल करें, खाना खा लें उसके बाद इस्तेमाल कर लें, वो ज्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए। मलिका, इसमें एक और चीज भी है, वो ये कि फिजिकल एक्टिविटी, वॉक, एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि रमजान के ड्यूरिंग जो हम फास्टिंग मोड में होते हैं उसमें तो कोई भी नहीं बिल्कुल एक्सरसाइज करता, कोई फिजिकल एक्टिविटी किसी की नहीं होती, बस घर में बैठकर आपने आराम से एसी के सामने आपने रोजा गुजार देना होता है। जो लोग इसमें देखिए फास्टिंग आवर्स में तो कभी भी रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप कोई वॉक एक्सरसाइज करें। हमारी गर्मी के यहाँ पे रोजे हैं तो प्यास और वो सब आपके लिए मुश्किल हो सकती है। क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास रात का टाइम है खाना खाने के बाद वाला या सहरी से पहले का टाइम बेस्ट टाइम होता है वॉक एक्सरसाइज करने के लिए। जो लोग तरावी पढ़ते हैं, जो लोग तरावी नमाज का एहतमाम करते हैं वो पढ़ते हैं, उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी अगर वो नहीं भी करते तो इट्स ओके, बिकॉज उसका टाइम ड्यूरेशन लंबा होता है, वो उसको हम कहते हैं कि वो उनकी फिजिकल एक्टिविटी कंसिडर होगी। लेकिन जो लोग तरावी नहीं पढ़ते हैं उनके लिए 30 to 40 मिनट्स वॉक रात को सोने से पहले, ठीक है, या फिर सहरी से पहले का जो टाइम है उस टाइम पे अगर वो करते हैं तो उनके लिए बहुत जो है वो अच्छी रहती है। लेकिन अनम हमने देखा है बहुत से लोग हैं वो ये शिकायत करते हैं कि इफ्तारी के बाद हमें सुस्ती पड़ जाती है, तो वो बहुत ज्यादा खाने की वजह से होता है या किस वजह से होता है? वो इसी वजह से है कि एक तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा खा लिया है, ठीक है, तो अब वो बॉडी थोड़ी सी जो है ना आप कह लें कि ज्यादा, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा उसके ऊपर ओवरलोड कर दिया ना उसको, तो वो एनर्जेटिक होने की बजाय वो थोड़ा सा डाउन हो जाती है। अच्छा, तो थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप लोग आहिस्ता आहिस्ता खाते हैं, पोर्शन कंट्रोल करके खाते हैं, विद द पैसेज एक टाइम के साथ साथ ग्रेजुअल खाते हैं तो फिर आपको ऐसा नहीं होगा। फिर ऐसा नहीं होगा और आप वही ना टाइम टू टाइम अगर आप चीजें लेते रहेंगे फिर ही आप ठीक हो सकते हैं और सुस्ती भी आपकी भाग जाएगी। और बहुत से लोग हैं जो दही की बनी हुई अशिया का भी इस्तेमाल करते हैं इफ्तारी में भी और सहरी में भी, हमारे लिए ठीक है, हमारी सेहत के लिए? बिल्कुल, दही का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इसमें बहुत अच्छे गुड बैक्टीरियाज, प्रोबायोटिक्स होते हैं जो हमारी जिया हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो सहरी में अगर हम लोग करते हैं यूजली तो इसमें कहा जाता है कि आपको प्यास कम लगती है। अच्छा। दही का इस्तेमाल किसी न किसी रायते की फॉर्म में या लस्सी की फॉर्म में करें तो वो बहुत अच्छी होती है। और वो लोग जिनको इनडाइजेशन का इशू रहता है, यानी कि कुछ खाने के बाद जिनको खाना हजम नहीं होता, अगर वो अपने साथ दही का इस्तेमाल करते हैं तो वो उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, उनका वो इनडाइजेशन का जो इशू आता है वो नहीं आएगा। तो सहरी में या इफ्तारी में दही का इस्तेमाल किया जा सकता है और यूजली हम करते भी हैं, जैसे दही भल्ले बनते हैं तो उसमें चना चाट में कहीं ना कहीं दही का इस्तेमाल हो जाता है, तो ये हमारे लिए अच्छा है। लेकिन आजकल हम अनम देखते हैं कि रोजे भी हैं और गर्मी भी बहुत ज्यादा शिद्दत की पड़ रही है,
तो जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है, उससे किस तरह बच सकते हैं? क्योंकि हम लोगों ने 13 से 14 घंटे हम लोगों ने रोजा भी रखना है, तो फिर किस तरह हम लोग इससे कोप अप कर सकते हैं? हमारा जो टाइम है ना अफ्तार से सहरी तक का, उसके ड्यूरेशन में हमने अपने वाटर इनटेक को बहुत अच्छा रखना है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा पानी पीना है, एकदम से नहीं पियेंगे। अगर एकदम से पीते हैं तो वाटर मास गेन होगा, या आपको बहुत ज्यादा एकदम से आपका स्टमक फिल होने की वजह से ना वॉमिटिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो एकदम से पानी नहीं पिए, लेकिन अपने साथ वाटर बॉटल रख लें। अगर आप बैठे हुए हैं, अगर आप कोई एक्टिविटी करें, अगर आपसे उठा भी नहीं जा रहा, अगर आप वैसे ही बेड पे बैठे हुए, तो अपने साथ वाटर बॉटल जरूर रखें। 1 से 2 पानी पीना है हम लोगों को, मतलब मैक्सिमम तो हम लोग कहते हैं ना कि 8 से 10 गिलास आप लोगों ने एक दिन में पानी पीना है, लेकिन उस ड्यूरेशन के दरमियान हम लोगों को कितने गिलास पानी पी चलना? तकरीबन उसमें भी आपको 1 से 1.5 लीटर पानी पी लेना चाहिए। ठीक है, पूरे ड्यूरेशन में इफ्तार से सहरी। ठीक है जी। अनम मंजूर हमारे साथ मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट थी। अनम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया, और आप लोगों को भी बहुत सी अच्छी अच्छी टिप्स जो हैं वो पता चल गई होंगी कि किस तरह आप लोगों ने अपनी सहरी और अफ्तारी करनी है, और किस तरह अपने डाइट का खास तौर पर ख्याल रखना है, क्योंकि गर्मी भी है और उसके बाद रोजे भी हैं और कोरोना भी हमारे सर पर मंडरा रहा है, तो डाइट का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ और भी हमने बातें करनी है आपके साथ, लेकिन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। अब कुछ बात करते हैं सेहत के हवाले से। तो गुर्दे इंसानी जिस्म का इंतहाई अहम हिस्सा है और इंतहाई अहम फेल अंजाम देते हैं। गुर्दे जिस्म में पानी की मिकदार को कंट्रोल करके जिस्म में पैदा होने वाले जहरीले मादों को खारिज करते हैं। दोनों गुर्दे 24 घंटे मुसलसल काम करते हैं। रमजान मुबारक के रोजों में पानी और ग़िज़ा पर कंट्रोल के नतीजे में इंसान के मेटाबॉलिज्म में तब्दीली आती है, जिसके जहां इंसानी जिस्म के दीगर हिस्सों पर असरात मुरतब होते हैं, वहीं गुर्दों पर भी असरात मुरतब होते हैं। इंसानी जिस्म योमिया 2 से 3 लीटर पानी इस्तेमाल करता है। गुर्दे की बीमारी में हमारे मुल्क में बहुत आम हो चुकी है, जिनमें गुर्दे की पथरी सबसे आम मर्ज है। इन मरीजों को पानी ज्यादा मिकदार में चाहिए होता है। पानी की कमी से उनके गुर्दे की तकलीफ बढ़ सकती है, और माह रमजान में गुर्दों के मरीजों को किन किन एहतियाती तदाबीर की जरूरत पड़ती है, पानी की कमी इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब कर सकती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर अमराज गुर्दा और मसाना है, प्रोफेसर डॉक्टर नजीर साहब है। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच। सर, आज हम बात करने वाले हैं गुर्दों के हवाले से, और पता है कि हमें सबको है कि जो गुर्दों की पथरी का मसला जो वो आम हो चुका है, कि उसमें सिर्फ एक ही हल है कि आपका पानी का इंटेक ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन रमजान मुबारक में हम लोग पानी का इंटेक बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे में गुर्दों के मसाइल का शिकार होने से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि आपको गुर्दों के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज है, और आपने इसको बिल्कुल ऐसे एक्सप्लेन किया है कि मुझे तो लग रहा था कि आप भी कोई गुर्दा मसाना की स्पेशलिस्ट हैं। तो बहुत अच्छा सवाल है ये कि चूँकि हमारे मुल्क में ये बहुत आम है, हम एक ऐसे खित्ते में पाए जाते हैं जिस खित्ते को कहा जाता है स्टोन बेल्ट एरिया, यानी पत्थरी का खित्ता। तो हम अगर तमाम चीज़ें करते भी रहें तो फिर भी पत्थरी पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अब ख़ास तौर पे रमज़ान के अंदर जो पथरी के मरीज़ होते हैं, अक्सर देखने में आया कि उनको बार बार फिर स्टोन बन जाते हैं, और पानी की कमी उसमें एक सर-ए-फ़हरिस्त वजह है। ठीक है। तो उसमें करना ये चाहिए कि हम लोगों ने देखा है, आप सब देखते हैं कि जब सहरी होती है तो लोग खाते बहुत हैं, पराठे और ये और इस किस्म की बेशुमार चीज़ें, और उसमें पानी को भूल ही जाते हैं मैनी ए टाइम, या पानी की जगह ही नहीं बचती है। हाँ। और बिल्कुल इसी तरह जब अफ्तारी होती है तो उस वक्त भी, जैसे आपने जिक्र किया कि उस वक्त भी खाने के ऊपर लोग इस तरह से मैं क्या कहना चाहिए, शायद हमला कर देते हैं या टूट पड़ते हैं, और उसमें पकौड़े, समोसे, गोश्त, मटन, चिकन जो भी होता है वो खाते हैं। अगेन सम टाइम वो पानी को उतना नहीं पीते, या जगह नहीं बचती। हाँ। तो वो लगता है कि अब हम, तो होना ये चाहिए कि सहरी में भी एक प्रॉपर तरीका भी यही है कि पानी आप पहले पिए, और पानी की एक सफिशिएंट मिकदार आपके अंदर जिस्म में होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह अफ्तारी में भी आपने पानी पीना है, लेकिन पानी का मतलब ये नहीं है कि आपने कार्बोनेटेड वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स लेने हैं, ये तो मना किए गए हैं, इनसे बचना चाहिए।
अच्छा, अब लोगों को खास तौर पे ये भी देखना चाहिए कि आजकल जिस तरह हमारे यहाँ गर्म मौसम शुरू हो चुका है और ये रोजा माशाल्लाह से 14 घंटे का रोजा है, बिल्कुल, और कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे 18 से 20 घंटे का रोजा ऐसे ही है, तो बिल्कुल ये ऐसे ही है। पूरी दुनिया में एक पैगाम जाता है कि आप जब रोजे से हों तो आपने पानी की सफिशिएंट मिकदार को बरकरार रखने के लिए आपने पहले पानी पीना है, और जैसे आपने कहा कि 2 से 3 लीटर, तो उसको कैसे करना है, वो पहले पानी। हाँ जी। कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करने हैं, फास्ट फूड अवॉइड करना है, और ख़ास तौर पे अब अगर हम पथरी के ख़ास मरीज़ों को देखें जिसमें पथरी यूरिक एसिड के स्टोन्स बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, और इसी तरह कैल्शियम ऑक्जेलेट, ये दो स्टोन्स हैं, तो जिन लोगों को ख़ास तौर पे यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा है या जिनको यूरिक एसिड के स्टोन्स बने हुए हैं, हाँ, उनके लिए फिर खुराक के अंदर भी चंद एक परहेज जो है वो जरूरी है। मैं पकौड़ों की बात इसलिए करूंगा कि पकौड़े यहाँ सबको बहुत पसंद है, हर किसी की पसंदीदा डिश है, तो उसमें लोग ये भूल जाते हैं कि पकौड़े बेसिकली उनका जो सोर्स है वो दालें हैं, दाल के बने होते हैं ना, बेसन जो होता है, तो वो भी एक हाई प्रोटीन का एक जरिया है। जिस तरह गोश्त एक हाई प्रोटीन का जरिया है, जिस तरह रेड मीट, टकाटक, ये सारे, और ग्रीन वेजिटेबल्स, पालक, साग, पालक के पकौड़े बाज लोगों को बहुत पसंद होते हैं, तो उनको आपने कंट्रोल्ड रखना है, जितना मिनिमम कर सकते हैं वो जरूर करें, ताकि आप इसी तरह नट्स बाज लोग बहुत शौक से खाते हैं, बहुत ज्यादा, खास तौर पर सर्दियों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो उसको भी, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो हमारे जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार को बढ़ा देता है, तो आपने उसको कम करना है। अच्छा, दूसरी तरफ आते हैं जो बहुत कॉमन स्टोन, इससे भी ज्यादा कॉमन है, वो कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट्स में मैं ये पैगाम दूंगा कि देखें जी, आप लोग जितनी भी चीज़ें खाते हैं उसमें देखें कि जिन चीज़ों के अंदर, खास तौर पे चॉकलेट्स हमारे यहाँ बड़ा रिवाज है, हमारे यहाँ जो बच्चियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा, और यंगस्टर्स जो है वो फास्ट फूड, चॉकलेट्स, मायोनीज, तो ये चीज़ें जो है इनसे बचना है आपने। हाँ। पानी की मिकदार जैसे आपने कहा कि वो आपने सफिशिएंट रखनी है, और ऐसे खाने जिनमें ये वाली चीज़ें ज़्यादा हैं उनको जितना भी आप अवॉइड कर सकते हैं वो ज़रूर करें। और गुर्दों की इम्पोर्टेंस के ऊपर आपने बात कर ही दी है, तो मैं तो सिंपली ये कहता हूँ कि देखें जी, गुर्दों की हिफाजत बेसिकली जान की हिफाजत, बिल्कुल ऐसे ही है, और जान है तो जहान है, बिल्कुल ऐसे ही है, अपने गुर्दे अपनी जान, तो अपनी जान और आपने अपने खुद को ही बचाना है। अपनी सेहत आपकी अच्छी होगी तो आप आगे भी सरवाइव कर सकते हैं। और मतलब सर ये कह सकते हैं कि नमकीन और जो कैल्शियम की अशिया होती हैं वो हम लोग ज़्यादातर अफ्तारी में या सहरी में ही, रोज़ों में ही ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो इनका ज़्यादा भी होना हमारे लिए गुर्दों का मसाइल पैदा हो सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। देखें जी, जिस तरह एक कोटेशन है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो किसी भी चीज़ की जो बहुत ज़्यादा उसकी बहुतात हो जाएगी तो उसकी ना तो वो वैल्यू रहती है और उसके नुकसानात शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा नमक तो वैसे ही मना है रूटीन में भी, ज़्यादा चिकनाइयाँ, ज़्यादा मिठाइयाँ, ये चीज़ें मना है। आपको गर्म मौसम के अंदर पानी की ज़्यादा मिकदार की ज़रूरत होती है, और खाने में आपने मॉडिफाई करना है। तो पथरी के मरीज़ों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि वो ना तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट लेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा नमकियात लेंगे, क्योंकि उससे और भी बीमारियां पैदा होने का खतरा होता है ना। जैसे हमारे मुल्क में देखिए ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है, शुगर बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। एग्जैक्टली, तो लोग देखें कई दफा वो ऐसे लाल पीले शरबत के 6-6, 8-8 गिलास भी पी जाते हैं एक ही वक्त में, और उसमें सरासर चीनी होती है। बिल्कुल इसी तरह जो एक कोल्ड ड्रिंक है, एक कोल्ड ड्रिंक में इतनी ज्यादा चीनी होती है कि उसको आप डाइजेस्ट करने के लिए फिर आपको कई किलोमीटर वॉक करनी चाहिए। अच्छा, वो तो हम नहीं करते, वो अल्टीमेटली आपकी डायबिटीज भी खराब हो रही है, आपकी सेहत भी खराब हो रही है, और पूरा निज़ाम आपका जो जिस्म है, मुख्तलिफ निज़ाम है, उन सब को बेसिकली वो मुतासिर कर रहा है। ठीक है, तो अपनी जान की हिफाजत करना हम सब का फ़र्ज़ है, अवलीन फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है इसलिए कि उसकी हिफाजत करें, और ज़िंदगी के अंदर जो सबसे कीमती चीज़ है वो हमारी सेहत है। बिल्कुल ऐसा ही है, सेहत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। ऐसे ही एग्जैक्टली। और सर मुझे बताइए, जो पथरी हो जाती है लोगों में, तो इसका क्या सिर्फ ऑपरेशन ही एक हल है या इसके अलावा भी हल है इसका? ये तो आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल किया है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जी पथरी का इलाज अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो एक बड़ा सा चीरा दे देंगे और फिर हमें ब्लीडिंग होगी, टांके लगेंगे, अस्पताल में रहेंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। मैं इस लाहौर न्यूज़ के चैनल के तवस्से, और आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इसका क्रेडिट आपको जाना चाहिए। इसके ये बताना चाहूँगा, अब वो ज़माना अशरे गुजर गए जा चुका है
ठीक है। किसी भी किस्म की पथरी हो, मैंने खुद बहैसियत प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट जनरल हॉस्पिटल में ये टेक्निक आज से कई साल पहले मुतारिफ करवा दी थी कि जिसमें हम बड़े सी बड़ी पथरी को भी अगर निकालना हो तो बिल्कुल एक पिन का जितना सुराख होता है उस सुराख से हम गुर्दे की पथरियों को रेजा रेजा करके लेजर के जरिए उसी इंतहाई मामूली सुराख से, जो शायद आधे इंच से भी छोटा होता है और जिसमें बाज़ औक़ात स्टिच की भी जरूरत नहीं होती, तो वो उससे हम सारी की सारी पथरी निकाल सकते हैं, चाहे जितनी बड़ी मर्जी पथरी हो। ये तो वो मरीज हैं जिनकी बहुत बड़ी पथरी गुर्दे में, बाकी जितनी पथरियां हैं उसमें तो कोई किसी किस्म का ये पिन वाला सुराख भी नहीं होता। अच्छा। नो कट नो स्टिच। हम है। एक कुदरती रास्ते से दाखिल होते हैं जो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है और उस रास्ते से दाखिल होके हम मसाने की पथरी, नफ्स के अंदर कोई चीज़ फंसी हुई हो, स्ट्रक्चर हो, उसकी पथरी, और उसके बाद गुर्दे की नालियों में कोई भी पथरी हो, किसी भी साइज की पथरी हो, वो तमाम पथरियां और इवन गुर्दे के अंदर पथरियां जो होती हैं वो हम नो कट नो स्टिच के तरीके से निकाल लेते हैं। और ये भी उन मरीजों को ज़रूरत है जिनकी पथरियां बड़ी कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं और वो दूसरे तरीके से नहीं निकल सकती। बसूरत दीगर पहला तरीका तो ये होता है कि हम मरीजों को नेचुरल तरीके से विदाउट एनी प्रोसीजर पथरियां निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, वो निकल भी जाती हैं। अब आते हैं कुछ पथरियां जो इस तरह से नहीं निकल सकती, उनको सर्टेन मेडिकेशंस के साथ निकालते हैं, वो डिसॉल्व हो जाती हैं, वो हल हो जाती हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी पथरियां का इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है, नो नॉट एट ऑल, तो वो निकल सकती हैं। उसके बाद वो पथरियां होती हैं जिनको आम जुबान में लोग कहते हैं जी शुआएं लगवा लें तो पथरियां निकल जाती हैं। अच्छा, मैं यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूंगा कि बेसिकली वो शुआएं नहीं है। शुआएं तो एक तरह थोड़ा सा लफ्ज ऐसा है जिससे हमें लगता है कि पता नहीं कौन सी रेडिएशन है। इट इज एक्चुअली वेरी सेफ साउंड वेव्स। ये जिसको हम उर्दू में कहेंगे सोती लहरें। ठीक है। तो ये तो इंतहाई सेफ है। जैसे इसकी कॉमन मिसाल जो है वो जब हमारे प्रेगनेंसी होती है किसी भी खातून की, तो उसके लिए सबसे सेफ जो डायग्नोसिस का तरीका होता है वो अल्ट्रासाउंड होता है। तो अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सेफ होता है, उसको शुआएं नहीं लगाते हम, उसका सीटी स्कैन नहीं करते, उसके एक्सरेज नहीं करते क्योंकि बच्चे के ऊपर इफेक्ट होने। बिल्कुल इसी तरह से ये जो पथरी तोड़ने के लिए लिथोट्रिप्सी जिसको हम कहते हैं, ये सोती लहरें हैं, साउंड वेव्स हैं। तो इसमें देखें आपके मेरे ख्याल में तो मोर देन 90 या 90% से भी ज्यादा स्टोन्स ऐसे हैं जिनमें किसी किस्म के कट या स्टिच की जरूरत नहीं है पड़ती और वैसे ही हो जाती है और इन्हीं वेव्स के साथ हो जाती है, वेव्स के साथ या नो कट नो स्टिच एंडोस्कोपिक प्रोसीजर के साथ हो जाती है, या मेडिसिन के साथ भी डिसॉल्व हो जाती है। तो कौन सी ऐसी मतलब पथरियां होती है जो आप लोग पहले उनको मेडिसिन रिकमेंड करते हैं और उसके बाद अगर वो मेडिसिन के साथ नहीं डिसॉल्व हो रही देन आप लोग उनकी ऑपरेशन या इस साइड पर आते हैं? नहीं, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई रियली अप्रिशिएट। मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जैसे मैं किसी मेडिकल की बहुत एक्सपर्ट के साथ बात कर रहा हूँ। ये बड़ा टेक्निकल और बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। देखें, दो खास तौर पे स्टोन्स के अंदर जो एक किस्म है जिसको हम कहते हैं यूरिक एसिड स्टोन्स। अब यूरिक एसिड स्टोन्स हमारे यहाँ चूँकि पाए जाते हैं काफ़ी सारे लोगों में, आप देखें यूरिक एसिड की मिकदार भी ज्यादा होती है बहुत सारे लोगों में। शुगर के टेस्ट के बाद लोग सबसे ज्यादा जो टेस्ट करवाते हैं वो यूरिक एसिड। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके तो बड़े ही अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, उसको बचाया भी जा सकता है, प्रिवेंशन भी की जा सकती है। वो ऐसे 3-4 चीजें हैं जिनका अगर आप कंट्रोल करते हैं, जैसे रेड मीट है, टकाटक है, और जिसको आम जुबान में दिल गुर्दे मगज पूरे ख्वाहिश है, ये चीजें अगर आप ना खाएं तो आपकी यूरिक एसिड की मिकदार कम हो जाएगी। ठीक है। और यूरिक एसिड स्टोन्स अगर बन गए हैं तो यूरिक एसिड स्टोन्स में से ऑलमोस्ट 90% या इससे भी ज्यादा स्टोन अगर प्योर यूरिक एसिड है तो ऑलमोस्ट 100% ये डिसॉल्व हो जाते हैं। और उसका तरीका सिंपल है कि जी आपने एक जो यूरिन है, पेशाब की जो तेजाबियत है, उसके लेवल को एक खास लेवल के ऊपर अल्कलाइन करना है। ठीक है। तो आम लोग उसमें लिए कई शरबत पीते हैं जो बड़े मशहूर हैं, उसमें से कई शरबत हैं। लेकिन वो कितना पीना है और कितनी देर तक पीना है, और यूरिन की वो एक तेजाबियत पीएच जिसको हम कहते हैं उसका लेवल कितना रखना है, ये डॉक्टर्स हजरात मुस्तनद क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट को बताते हैं। उससे वो स्टोन डिसॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि अगर वो आप पीएच उससे ज्यादा ले जाएंगे, तेजाबियत बहुत कम कर देंगे, तो फिर एक और तरह के स्टोन्स पैदा होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये एक टेक्निकल चीज़ है, लेकिन आम जुबान में हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास घर में भी कोई लिटमस पेपर पड़ा हुआ है तो आपकी जो पीएच है वो डेफिनेटली
5.5 से ऊपर होनी चाहिए। तो आइडियल ये है कि वो 6 और 7 के दरमियान हो, अगर जिन लोगों को पीएच की ये आइडिया है। तो ये स्टोन तो आपके हो गए मेडिकल मैनेजमेंट से डिसॉल्व हो गए। अब बाकी स्टोन्स हैं जो बहुत हार्ड स्टोन्स हैं और वो केमिकल डेजोल्यूशन या अद्वियात से वो हल नहीं हो सकते। तो उनके लिए फिर हम देखते हैं कि कुछ तो हम आप जो हमारी खुराक है उसमें तब्दीली करते हैं। जैसे मैंने अभी कुछ खुराक का नाम लिया, एक उसमें एक एक्सेसिव टी भी है, उसको भी ज़हन में रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी जो कैफीन पीते हैं, हाँ जी, उसके अंदर भी ऑक्सिलेट की मिकदार का जो है ज़्यादा, तो वो एक इसी तरह ये अफ्तारी के रेफरेंस से खास तौर पे जो ही अफ्तारी होती है उसके बाद चाय पे चाय और खास तौर पे कड़क चाय जो पी जाती है, उसमें ये तो ये चीज़ वजह से भी हो सकती है पथरी आपको। मतलब उसमें फिर ये चूंकि ज्यादा होती है ना मिकदार इनकी ऑक्सिलेट्स की, तो फिर उसको अवॉइड करना चाहिए। तो इन स्टोन्स को जो कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टोन्स हैं और यूरिक एसिड स्टोन्स हैं, इनके अंदर खुराक का एक डेफिनेटली बड़ा रोल है और पानी का बड़ा रोल है। पानी का रोल तो हर पथरी में है। एग्जैक्टली तो उसमें हमने ये चीज़ें मॉडिफाई करनी है कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया, मायोनीज है और कोल्ड ड्रिंक्स है, ये चीजें जो आप लोगों ने तर्क कर देनी है ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। और बहुत सी शिकायत सर ऐसी भी आती हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि सब्ज पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं, टमाटर, चावल, इनसे भी इज्तनाब करना चाहिए, ये भी पथरी होने के इनसे भी शिकार हो सकते हैं हम लोग। अगेन जो बिल्कुल अनदर टेक्निकल क्वेश्चन, ये जो कुछ खास किस्म के स्टोन्स हैं उसमें बिल्कुल टोमेटोज का बहुत रोल है। ठीक है। इसी तरह अच्छा, इसमें खास तौर पे रमजान के रेफरेंस से अगर मैं बात करूंगा तो एक तो पकौड़े बहुत खारे होते हैं और उसके साथ टमाटो केचप की भी आधी बोतल उलट लेते हैं। तो वो इतनी ज्यादा टमाटो केचप जो है वो अल्टीमेटली डेफिनेटली आपके सारे जो नमकियात है उनको डिस्टर्ब करेगी और स्टोन्स की फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो एक मैसेज जो है वो बेसिकली वो ये है कि रमज़ान हो या रमज़ान ना हो, तो रमज़ान में ख़ास तौर पे आप लोग रात को अगर पानी पी भी लिया है आपने बहुत ज़्यादा अफ्तारी के बाद भी, तो फिर भी चूंकि पूरा 24 घंटों में से 14 घंटे का रोज़ा है तो उस वक्त आपने, इसको हम कहते हैं एक ये रिलेटिव डिहाइड्रेशन हो गई। ठीक है। मतलब वो आपने उस वक्त तो पी लिया लेकिन पूरे 14 घंटे में जो आप पीते रहते थे वो नहीं पिया, तो एक डिहाइड्रेशन अभी भी बरकरार हो सकती है। तो इसलिए उसको नहीं होने देना। ठीक है। तो हम अगर अगेन बात करें कि जी ये वाली पथरियां जो हैं जिनका खुराक के साथ ताल्लुक है, वो चंद एक ज़रूर हैं जिसमें आपने पालक, साग, टमाटर का जिक्र किया, सब्ज़ पत्तों वाली, ये इनका ताल्लुक यकीनन यूरिक एसिड स्टोन्स के साथ लिंक्ड है। तो फिर इनको कम कर देना चाहिए अपनी डाइट में कम कर देना चाहिए, खासतौर पे वो लोग जो पथरी के मरीज हैं, ऑलरेडी जो पथरी के मरीज हैं। और मुझे सर ये बताइए कि अगर जो बंदा अभी पथरी का मरीज नहीं है तो उसको क्या ऐसी अलामात आ सकती हैं, ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं कि हमें पता चल जाए कि हम गुर्दों के पथरी का शिकार हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगेन देखें जी, उसमें सबसे पहले मैंने बताया कि हम जिस खित्ते में पाए जाते हैं, बिल्कुल, इसको पथरियों का खित्ता कहा जाता है, स्टोन बेल्ट एरिया। तो पथरी होने को किसी के भी चांसेस होते हैं। इसमें एक तो तरीका ये है कि हमें एक रेगुलर चेकअप की आदत डालनी चाहिए। ठीक है। अब रेगुलर चेकअप जो है उसमें उन मरीजों के लिए, उन फैमिलीज के लिए, उन मेंबर्स के लिए, उन अफराद के लिए तो बहुत ज़रूरी है जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, मोटापा है, ओबेसिटी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या उनको कोई और यूरिन की कोई तकलीफ बार बार हो रही है, इन्फेक्शंस हो रही है, या उनको कोई प्रोस्टेट गदूद की तकलीफ हो रही है। ठीक है। या तो उनके लिए तो जरूरी है कि रेगुलर चेकअप करवाते रहें कि फैमिली हिस्ट्री है या इस किस्म की। और दूसरा मैंने कहा कि हम स्टोन बेल्ट एरिया में तो पथरी होने के चांसेस हमारे अंदर उस पॉपुलेशन की निस्बत ज्यादा है जो इस एरिया में नहीं रहते। फैमिली हिस्ट्री अगेन चांसेस बढ़ गए। अब आते हैं जी कि अलामात का जो आपने सवाल किया, अलामात पथरी की देखें बिल्कुल ना होने से लेकर कि कोई भी अलामत नहीं है और अचानक आप गए किसी और काम के लिए, अल्ट्रासाउंड करवाया है या यूरिन टेस्ट करवाया है तो पता चला इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई और अल्ट्रासाउंड में पता चला स्टोन निकला है, तो ये साइलेंट स्टोन है, कोई पता ही नहीं चला, तो दिस इज आल्सो डेंजरस। और अलामात की जहाँ तक बात करते हैं तो पथरी की अलामात आप ये देखिए कि राइट साइड पे ये किडनीज है दोनों, लेफ्ट राइट, यहाँ पे दर्द हो सकती है। ओके। फिर ये आगे गुर्दों की नालियां आती हैं, ये दर्द इधर जा सकती है। ठीक है। पीछे जरा सा ये कमर का हिस्सा है जहाँ गुर्दों की बैक, वहाँ पे दर्द हो सकती है। नीचे तक दर्द आ सकती है, पेशाब में तकलीफ हो सकती है, पेशाब बार बार आ सकता है, पेशाब में इन्फेक्शन हो सकती है,
पेशाब के अंदर खून आ सकता है। अच्छा, अगर आपने गुर्दों की ये आप इग्नोर करते आ रहे हैं या किसी ऐसे जगह पे चले गए हैं, कताइयों के पास चले गए हैं, कहीं किसी के हत्थे चढ़ गए हैं और वो आपको वक्ती तौर पे दवाइयाँ लिखता जा रहा है और खास और वो जो आपकी सिचुएशन है वो और भी ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी, तो इससे बेहतर होता है कि अगर इस तरह की अलामात आए तो आप उस डॉक्टर से रुजू करें जो कि इसका माहिर है। सर, जाते जाते हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और जो लोग मरीज भी हम लोग को देख रहे हैं जो पथरी का शिकार है उनको भी क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें जी, मैं एक तो मैसेज ये देना चाहूँगा कि जो ख़ासतौर पे रमज़ान के हवाले से, कि जिनको गुर्दों की किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ है, यूरिक एसिड के स्टोन्स हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो वो अपनी दवाइयों को मॉडिफाई करेंगे। ख़ास तौर पे जिन लोगों की शुगर है और ब्लड प्रेशर है, उनकी दवाइयाँ आम तौर पे रिवर्स हो जाती हैं, स्वैप कर देते हैं। यानी जो डोज उनको हमने रात को देनी होती है वो हम, क्योंकि रात को फास्टिंग होती है, अब रात को ज़्यादा खाते हैं इफ्तारी के बाद, उनको वो डोज सुबह के ऊपर शिफ्ट हो जाती है, तो वो सुबह की शिफ्ट में दवाइयाँ लें। और एक और कॉन्सेप्ट जो आजकल दुनिया में चल रहा है वो ये है कि 3 दिन के बाद अगर आप एक रोज़ा स्किप कर देते हैं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनके अहकामात के मुताबिक अगर आपने स्किप किया है, तो वो आपकी डिहाइड्रेशन को कंपनसेट कर देता है। अच्छा। और उसको फिर आपने कैसे कवर करना है, आपने बाद में रोजे रखने हैं, और जो सारे हमें इसके बारे में पूरा हमारे दीन में बताया हुआ है। हाँ जी। तो जाते जाते फिर मैं यही कहूँगा कि देखें, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जान है तो जहान है, बिल्कुल ऐसे ही है। और अपने गुर्दे अपनी जान, गुर्दों की हिफाजत, जान की हिफाजत, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और अगर खुदा न खास्ता कभी कोई भी इस किस्म की कोई भी तकलीफ़ होती है, गुर्दों की कोई इलामात आती है, तो हरगिज़ इस पे मैं बहुत ज़ोर दूंगा, हरगिज़ आपने किसी अत्ताई, किसी जाली हकीम, जाली सन्यासी बावे, जाली डॉक्टर उनके सुपुर्द नहीं करना अपने। बिल्कुल ऐसे ही मुस्तनद क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट के पास आना है। वो आपकी सेहत के लिए सब कुछ करने के लिए बिल्कुल ऐसे ही है जी। जनाब, जान है तो जहान है, और तभी आप अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और हम आपको बताए थे कि गुर्दों के हवाले से आप किस तरह उनके मसाइल का शिकार अगर हैं आप, तो उनको किस तरह ठीक कर सकते हैं और अपनी डाइट में क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। नाजरीन, पानी हमारी जिंदगी का बुनियादी जुज़ है, जिसके बगैर इंसानी जिंदगी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन गुज़श्ता कुछ सालों से लाहौर यूं साफ पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जिनमें मुसलसल इजाफा भी होता जा रहा है। शहरियों की जानिब से सहरो इफ्तार में पानी की किल्लत की शिकायत भी की जा रही है। न सिर्फ पीने वाले पानी बल्कि मसाजिद में वुजू के लिए भी पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना है। वासा की जानिब से शहरियों को सहरो इफ्तार में पानी की फराहमी के हवाले से खातिर खा इंतजाम क्यों नहीं किए जा रहे? लाहौरियों को साफ पानी की फराहमी आए दिन मसला क्यों बनता जा रहा है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज है ज़ैनुल आबदीन है। ज़ैन, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ैन, हम देखते हैं कि रमज़ान मुबारक के दौरान सहरो इफ्तार में पानी का मसला है, उसके बाद मसाजिद में वुजू करने के लिए जो है पानी दस्तयाब होता है, ज़्यादा बढ़ जाता है उसकी जो मिकदार है, और रमज़ान भी है, गर्मियाँ भी आ गई हैं, तो वासा क्या कर रहा है इसको टैकल करने के लिए? इस चीज़ को कोई इकदाम उठाए जा रहे हैं? मुनीबा आसिफ, शुक्रिया। आपने ना अक्सर लोगों से सुना होगा, लोग आपस में बैठ के बातें करते हैं कि जब भी रमज़ानुल मुबारक आता है तो दीगर जो ममालिक हैं वहाँ पर बड़ी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, लेकिन हमारे मुल्क में देखें जी, रमज़ान में कोई सहूलत नहीं दी जाती। हाँ। तो ये सच बात है कि जब रमज़ानुल मुबारक में हमारे यहाँ पे सहूलत देनी चाहिए लोगों को, रोज़ेदारों को, तो उस दौरान सहूलत नहीं दी जाती। अभी आप गुज़िश्ता 3 दिनों से रमज़ान बाज़ारों की सूरत हाल देख रही हैं कि चीनी के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, फलों की किल्लत है, फिर उसके बाद महंगाई है, और चौथा ये बहरान है पानी का बहरान। बिल्कुल ऐसे ही है। 2 औकात ऐसे हैं जब पानी की हर घर में ज़रूरत होती है, सहर और इफ्तार। और उसके बाद ये मोस्टली रमज़ान मुबारक में लोग ज़्यादा इबादत करते हैं, नमाजें भी उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा ही पढ़ी जाए और पढ़नी भी चाहिए। तो उस दौरान भी पानी की जो ज़रूरत है वो महसूस होती है। लेकिन इसके बावजूद जो वासा की तरफ से प्लान बनाया गया था कि सहर और इफ्तार के दौरान
हर सूरत बिला तातुल पानी की फराहमी की जानी है और खसूसी तौर पर नमाज तरावी में यानी क़यामुल लैल में भी जो पानी है वो फराहम किया जाएगा। उसके ऊपर मिनोअन अमल दरामद नहीं हो रहा। ठीक है, उसके 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि मुनीबा जो वासा के ट्यूबवेल्स हैं उनकी मुरम्मत नहीं हो पा रही, तो वो पूरी तरह पानी की सप्लाई नहीं दे रहे। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो प्लान बनाया गया है रमजान अल मुबारक में पानी का, वो अभी तक ठीक तरह से तमाम अफसरान को बताया ही नहीं जा सका। अच्छा। जिसकी वजह से जिसका जिस वक्त दिल चाहता है ट्यूबवेल को चला दिया जाता है और वो बेवक्त जो पानी दिया जाता है उसका फायदा कोई नहीं होता। इस वक्त जो शहर की सबसे बुरी सूरत हाल है जहां पे पानी नहीं आ रहा, वो जुबली टाउन है, वासा का डायरेक्टोरेट। ठीक है। इस जुबली टाउन डायरेक्टोरेट में जोहर टाउन के ज्यादा इलाके आते हैं। ठीक है। ये जोहर टाउन की वो आबादी है जहां पर 30 से 40 साल कबल जो वाटर सप्लाई की लाइनें हैं वो डाली गई थी, उनकी वहां पर मुरम्मत नहीं की गई और अब बेशतर मुकामात पर ये लाइनें टूटने की वजह से लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा। दूसरा, वहां पे टाइमिंग भी फॉलो नहीं की जा रही कि सुबह 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक बिला तातुल पानी की फराहमी की जानी है। लोग सुबह सहर के औकात में फोन करके कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि जो पानी है उसकी सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। ही है, एग्जैक्टली। वासा के जो कंप्लेंट सेंटर है, जो CMC सेल है और जो इनका पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल है, उसके ऊपर आने वाली शिकायत के मुताबिक जोहर टाउन के C ब्लॉक, H ब्लॉक और G ब्लॉक में पानी की शदीद किल्लत है और जब से रमजानुल मुबारक शुरू हुआ है सहर और इफ्तार में वहां पे पानी आ ही नहीं रहा। ठीक है। पानी के औकातकार जो कि एक इंतजामिया की तरफ से पॉलिसी दे दी गई कि सहर इफ्तार में पानी देना है, उस औकात में वो पानी फराहम नहीं किया जा रहा और दोपहर में या रात में पानी आता है। इसका मतलब है कि ट्यूबवेल्स भी वहां पे ठीक है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिसी है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसके बाद है निस्तर टाउन के इलाके, जो निस्तर टाउन डायरेक्टोरेट है, उसमें सबसे अहम है ये कायदे आजम टाउन, जिसको टाउनशिप का इलाका बोला जाता है। इसमें C1 ब्लॉक है जहां पे पानी की कंप्लेंट्स आ रही हैं। लोगों ने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पे जो अपनी शिकायत हैं वो दर्ज करवाई हैं या ऑनलाइन उन्होंने कंप्लेंट की है। इसी तरह दाता गंजबख्श टाउन के इलाके हैं, वो इस्लामपुरा कृष्ण नगर के इलाके हैं, वहां पे अभी पानी नहीं आ रहा। इसके अलावा एक लाहौर का इलाका, नवाही इलाका, रावी टाउन का एरिया है, जिसमें सबसे क्रिटिकल इस वक्त मुनीबा ये शादरा का इलाका बन गया है कि ना तो वहां पे सीवरेज का कोई इंतजाम है, ना वहां पे कूड़ा करकट का है और ना ही पानी का कोई खास इंतजाम किया गया है कि पानी, साफ पानी जो है ना वो पीने के लिए मयसर हो हमें। तो अब अगर रमजानुल मुबारक में सहर और इफ्तार में साफ पानी मुयसर नहीं आएगा जो कि बुनियादी जरूरत है, तो फिर तो लोग चौक चौराहों में बैठ के ये बातें करेंगे ना कि रमजान में उनको सहूलत नहीं दी जा रही। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस वक्त वासा के 2 टाउन जो है वो काफी क्रिटिकल हैं। एक रावी टाउन का इलाका है और दूसरा जुबली टाउन का इलाका। वासा को नजर नहीं आ रहा? तो इंतजामिया उनको नजर नहीं आ रहा कि अवाम जो है वो इस चीज का शिकार हो रही है, वो मुश्किल में है? अच्छा, अब इसमें आप देखें कि उनकी गफलत का ये आलम है कि आज तीसरा रोजा है, ये लोग गुज़िश्ता 2 दिनों से कंप्लेंट कर रहे हैं। ठीक है। और तीनों जो कंप्लेंट सेंटर है वहां पे लोगों ने कंप्लेंट दर्ज करवा दी है कि यहाँ पे आके इनका मसला हल कर दिया जाए, लेकिन अफसरान है कि उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। अच्छा। अभी तक इन 2 दिनों में उनका मसला हल नहीं करवाया गया। मुझे आज भी सुबह सहर में फोन आया जोहर टाउन के किसी रहायशी का कि वो हमारे घर में पानी नहीं आ रहा, तो हम सहरी के इंतजाम किस तरह करें। तो मैंने जो वासा की कंप्लेंट सेंटर है वहां पे कंप्लेंट भी दर्ज करवाई है, मगर फिर भी उनका मसला हल नहीं हुआ। तो एक तो ये अफसरान की गफलत है जिसकी वजह से पानी की सप्लाई नहीं हो रही। दूसरा, मैंने आपको कहा कि जो टाइम शेड्यूल है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, या उनको कन्वे नहीं हुआ या उनको कन्वे हुआ तो वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ऐसे अब ये तो महकमा मौसमियात की तरफ से आइंदा 1-2 दिनों में तो बारिशों की पेशगोई की गई है, मौसम अच्छा रहेगा, हाईलाइट भी कर दिया गया है PTMA के जानिब से। अब इसके बाद एक गर्मी की बड़ी लहर आनी है, ये तकरीबन 30 जून तक जारी रहेगी, उसके बाद मॉनसून शुरू होगा। अब इस दौरान तो लोगों को पानी की अशद जरूरत होती है, तो क्यों इस दफा होता है कि हर साल जब भी गर्मियों का मौसम आता है तो पानी की किल्लत हो जाती है? इट मीन्स कि आपने प्लानिंग ही नहीं की होती। और जब 596 ट्यूबवेल्स हैं, इंतजामिया ने सारे आउटसोर्स कर दिए हैं ताकि लोगों को साफ पानी की फराहमी हो। आउटसोर्स करने के बावजूद, जेब से पैसे देने के बावजूद भी अगर आप पानी की सप्लाई नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि आपको असर-ए-नौ अपनी जो पॉलिसीज हैं उसका जायजा लेने की जरूरत है।
अब ये जो इलाके मैंने आपको हाईलाइट किए हैं, वहां पे भी इंसान ही रहते हैं, उन्होंने भी रोजे रखने हैं। अगर आप रोजों में भी उनको यही तकलीफ देंगे, अब छोटी सी बात है कि इस टाउन का मुतलका जो डायरेक्टर है या जो मुतलका डीएमडी या एमडी है, उसके घर में पानी ना आए तो फिर उसकी क्या सूरत हाल होगी? वो तो फिर ऑब्वियसली फिर वो एक मिनट भी वेट नहीं करेंगे और फिर वो चीजें होंगी। लेकिन वो है ना कि इंतजामिया का अपना है ना, हाँ। क्या कह सकते हैं फिर सारी की सारी मशीनरी इस चक्कर में लग जाती है कि भाई किसी भी तरह वाइस चेयरमैन या एमडी के घर में पानी की सहूलत दें। फिर सारे वो कंटेनर हैं वो भी वहां पे पहुंच जाते हैं, टैंकर भी वहां पे पहुंच जाते हैं, वाटर सप्लाई लाइनें भी वहां तक होती हैं, ट्यूबवेल्स भी चलना शुरू कर देते हैं, एक्स्ट्रा ट्यूबवेल्स लगा दिए जाते हैं। और जो अवाम है वो भी तो आप जैसे ही है ना, हाँ, वो अगर आप किसी एक इदारे के सरबराह हैं तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप इंसान नहीं है। वो भी जो जोहर टाउन में लोग रह रहे हैं वो भी इंसान ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और जैनब ने देखा था कि पानी की कमी को पूरा करने के लिए मसाजिद में जो इस्तेमाल शुदा वजू का पानी है उसके जरिए वो फिल्टर, एक पानी का फिल्टर मंसूबा लगाया जाना था, उसका क्या बना? कुछ हो पाया उसके ऊपर? हाँ मुनीबा, ये जो वजू वाटर है इसको रीयूज का प्रोजेक्ट बनाया था। ये जुडिशल वाटर कमीशन की हदायत पर इस सिलसिले में एक जोहर टाउन में मस्जिद है वहां पे इसको लगा भी दिया गया। उसके बाद 44 मसाजिद के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब जो वजू वाटर है इसको रीयूज करके हॉर्टिकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है, लेकिन इस कोविड की वजह से और फिर उसके बाद कुछ हुकूमत की तरफ से फंड्स ना मिलने की वजह से इसको कुछ ब्रेक लग गई है। अच्छा। अब ये जो वजू का पानी है इसको रीयूज तो हॉर्टिकल्चर के लिए किया जा सकता है। तो जो घर में लोगों के पास पानी आता है, जो ये सारे लोग दावा करते हैं कि हम इसको लाहौर के पानी को इस काबिल कर देंगे कि आप वाटर टैप से पानी पी सकेंगे। और पानी आएगा तो वाटर टैप से पिएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। आप तो लोगों के घरों में पानी नहीं दे रहे। वो तो बेचारे अपने नल खोल के इस इंतजार में है कि कब वासा वाले ट्यूबवेल्स को चलाएं और फिर उसके बाद पानी आए हमारे नलों में से। अब तो सिर्फ मेरे ख्याल से नल में से पानी नहीं आ रहा, सिर्फ हवा ही आ रही है, और कुछ भी नहीं आ रही, और गंदगी आ रही है, और लोग नाउमीद हो रहे हैं। कल मैंने एक कंप्लेनेंट था इसका टाउनशिप का, निश्चित टाउन डायरेक्टोरेट है उसका, मैंने मुनीबा उसको कॉल की पूछने के लिए कि क्या सूरत हाल है। ये C1 ब्लॉक था कायद आजम टाउन का, कंप्लेनेंट शहजाद नाम का था कोई, उसने भी कुछ CMC पे किया हुआ था। मैंने उसको फोन किया, उसने कहा भाई 3 दिन हो गए हैं मुझे मुसलसल वासा वालों के फोन आए जा रहे हैं कि हम पहुंच रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं। मैं ना अपने काम पे जा सकता हूँ, मुझे सिर्फ उसी टेंशन है कि कब वो आएंगे और वो आके हमारा जो ये ब्लॉक है इसका पानी ठीक करेंगे। वो 3 दिनों से नहीं आ रहे और हमें 3 दिनों से पानी नहीं मिल रहा। तो अब देखें, सिर्फ ट्यूबवेल्स ना चलने की वजह से या बर वक्त ना चलने की वजह से घरों में पानी का मसला नहीं पैदा होता। ये जो आप जगह जगह पे फिल्ट्रेशन प्लांट देखती हैं ना, वो भी तो लगे हुए हैं, वो भी चल रहे हैं लोग। अब वो डायरेक्टली ट्यूबवेल्स के साथ अटैच हैं कि जब ट्यूबवेल ने चलना है उस वक्त वो फिल्ट्रेशन प्लांट पानी देगा। अगर ट्यूबवेल बंद रहेगा तो वो फिल्ट्रेशन प्लांट किसी के काम नहीं है, ये कह सकते हैं। सिर्फ ऐलानात ही हमें नजर आए हैं और कुछ भी अमली करते हुए हमें नजर नहीं आए हैं। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। ये तो एक बुनियादी मसला था जनाब जिससे हम दो चार हैं और कई सदियों से दो चार है जिसपे काम नहीं हो रहा और पानी का मसला संगीन होता जा रहा है। और नाजरीन, वक्त की थोड़ी सी किल्लत है, आपसे इजाजत चाहती हूँ। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। आज जुम्मा है और रमजान भी है, तो हो सकता है जितनी ज्यादा आप बरकतें समेटे आज के दिन समेटिएगा। तो आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।